नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले 10वीं कक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10वीं कक्षा के इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, यह समीकरण आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण से है जो कि अक्सर 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहता है पी और क्यू के किन मानों के लिए समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, तो अनंत हल के लिए हम एक कंडीशन जान रहे हैं। कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या? ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण कितने होते हैं? 2 होता है। फर्स्ट समीकरण आपका यहाँ गिवन है, सेकंड समीकरण भी यहाँ पे आपका गिवन है। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट समीकरण में क्या है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है यही आपका a1 होता है, y का जो कोफिशिएंट है ये आपका b1 होता है, और ये जो लास्ट टर्म है जो कि कांस्टेंट होता है वो आपका c1 होता है। उसी टाइप से इसमें भी है, आपका x का जो कोफिशिएंट है वो a2 हो जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो b2 हो जाएगा, और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा। अब परेशानी है कि आप कैसे जान गए सर वही a1 है, b1 है, c1? क्योंकि आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चीज पढ़ा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने देखा x का कोफिशिएंट हमारा a है, y का कोफिशिएंट b है, और जो आपका ये लास्ट टर्म c है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहीं से हमने इसको उठाया। तो अब आप बता सकते हैं a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, b1 की कितनी होगी? +3, c1 की कितनी होगी? 7। तो याद रखिएगा कि जब भी आप वैल्यू लेंगे साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो अब आप हमको यहाँ पे बताइए कि a1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमने a1 की वैल्यू कितनी रखी? 2। सेकंड में क्या है? a2 की वैल्यू कितनी है? p माइनस q इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? 3, और b2 की वैल्यू कितनी है? p प्लस q इज इक्वल टू c1 बाई c2। c1 की वैल्यू कितनी है? 7 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू कितनी है? 3p प्लस q माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो हम अभी फिलहाल टर्म को सॉल्व करने के लिए किसी भी दो वैल्यू का उपयोग करेंगे। एक को हम फिलहाल के लिए ढक देते हैं, या तो इन दोनों में लीजिए, या तो इन दोनों को इक्वल कीजिए, या फिर इन दोनों को इक्वल कीजिए। किसी दो को लेना है, तीनों को नहीं लेना है। इसलिए तीनों को नहीं लेना है क्योंकि हम तीनों को अगर लेते हैं तो हम बड़े इक्वेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि हम दो में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिलहाल हम अभी लेंगे 2 बाय p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 बाय p प्लस क्यू। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। देखिएगा हम कर दे रहे हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू इज इक्वल टू ये 2 इंटू क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3p माइनस 3q इज इक्वल टू 2p प्लस 2q। अब p वाला को एक तरफ, q वाला को एक तरफ। एक काम करते हैं ना, दोनों को ही उठा के इधर ले आता है, तो 3p माइनस 3q, इसको इधर लाएंगे माइनस 2p, इसको इधर लाएंगे माइनस 2q इज इक्वल टू क्या बचा? 0। अब 3p में 2p चला गया, कितना बचेगा? p। अब माइनस 3q और माइनस 2q दोनों तो q ही वैल्यू है। जब दोनों q है तो आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड होकर के कितना हो गया? 3q 2q 5q इज इक्वल टू कितना? 0। अब तो सर यहाँ से तो pq की वैल्यू निकली नहीं। ठीक है, नहीं निकली तो क्या हम करेंगे ना, हम यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? अभी फिलहाल उसको उतना ही रहने देंगे। अब सेकेंड टर्म में आप इन दोनों को लीजिएगा, क्या क्या लेंगे भाई? 3 बाय p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 बाय 3p प्लस क्यू माइनस 2। अब आप कहेंगे कि हम इसी दोनों को क्यों लिए? हम इन दोनों को भी तो ले सकते थे, बट लेना नहीं है क्योंकि हमको इजी इधर से पड़ रहा है। अब चाहे तो इसको भी लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लिए किसको है? 3 बाय p प्लस क्यू और 7 बाय 3p प्लस क्यू माइनस 2 को। इनका भी क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो 7 इंटू इतना करेंगे क्या हो जाएगा? पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू टी 7p प्लस 7 इंटू क्यू 7q। उसी प्रकार ये 3 भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9p प्लस 3 इंटू क्यू 3q। अब माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 2 जा 6। अब इसको एक तरफ ले आइए, तो 7p प्लस 7q माइनस 9p माइनस 3q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा 7p और 9p दोनों क्या होगा? एक माइनस में है और दूसरा क्या है? प्लस में है। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है,
तो माइनस में और प्लस में है तो घटेगा। अब ये प्लस में 7p है, माइनस में 9p है, घट करके हो गया -2p। 7q में 3q गया, कितना बचेगा +4q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं ना, इसको भी उठा के उधर भेज देता है। -2p प्लस 4q इज इक्वल टू -6। अब देखिएगा सब में 2 से डिवाइड लग रहा है ना। या तो आप 2 को कॉमन लेकर के उधर भेज सकते हैं, या आप डायरेक्टली सबको 2 से कटा सकते हैं। ये -p अब प्लस 2q इज इक्वल टू कितना बचा 6 आ गया। ये 2q है, आप इसे 29 नहीं समझेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या है 2q है। जब हम 2 से कटाए हैं तो ये 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 से कटाए तो सॉरी 3 होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -p प्लस 2q इज इक्वल टू 3। अब क्या है, साइन भी कन्वर्ट कर देते हैं तो बड़ा मजा आ जाता। क्या है ना, ये साइन बाहर में रह रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं, मान भी सकते हैं। बट क्या है ना कि हम कंडीशन अगर चेंज कर दें, माइनस को साइन को चेंज कर दें तो हमको सॉल्व करने में इजी होती है। तो यहाँ अगर साइन चेंज करेंगे तो इस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। साइन चेंज करें तो -p है तो क्या हो गया +p। अब कहेंगे कैसे हो गया, तो या तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, या तो किसी माइनस से गुणा कर दीजिए, या आपको लफड़ा लगे तो इस माइनस को उधर ले आइए, पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आप किसी भी कंडीशन से कर सकते हैं। हमने इसका चेंज ही कर दिया, तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो क्या हो गया -q, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +3। इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, कोई दिक्कत। अब आप देखिएगा आपके पास 2 इक्वेशन मिला हुआ है। वो तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमने माना था, एक काम करते हैं इसको थर्ड मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको क्या मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को हम इजी वे से अब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने याद कीजिए विलोपन विधि से किया करते थे, प्रतिस्थापन विधि से किया करते थे, है कि नहीं। उसी प्रकार से इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम सी इक्वेशन 3 लेते हैं, p माइनस 5q इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 4 लेते हैं, क्या है p माइनस 2q इज इक्वल टू +3। अब इन दोनों को हम किस विधि से सॉल्व करें, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक तो कटाना है तो क्या करना होगा, घटाने पर। हम लिख दे रहे हैं माइनस करने पर। जब आप माइनस कीजिएगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये दोनों भाई साहब जुड़ गया है ना। अब 5q में 2q गया तो कितना बचेगा -3q। अब ये माइनस में है तो ये भी बचेगा -3, माइनस माइनस खत्म, तो 3 इंटू में है उधर जाएगा डिवाइड में, एक बार में कट गया। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक आंसर आपका ये हो गया, कोई दिक्कत। अब इस q की वैल्यू को या तो इक्वेशन 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए। तो हम रख देते हैं, है ना। q का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो जब q का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 है हमारा p माइनस 2q इज इक्वल टू 3। तो p माइनस 2 इंटू q का मान है 1 बराबर 3। तो p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिएगा -2 है, उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा +2। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी p की वैल्यू कितनी निकल गई 5। तो एक आंसर आपका ये हो गया, यानी p का मान आया 5 और q का मान कितना आया 1, है ना। इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक और क्वेश्चन हम देंगे, फिलहाल कीजिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, आपको जिस विधि से इसे बताया गया उसी मेथड से आपको एक अन्य प्रश्न दिया जा रहा है कि आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अनंत हल के लिए पूछा गया था। यहाँ पे अनंत हल के लिए नहीं है, कोई हल नहीं है। मतलब कोई हल नहीं है का मतलब ग्राफ इसका अगर खींचिएगा ना तो समांतर जाता है, पैरेलल जाता है, ठीक है। तो आपका कोई हल नहीं बोल रहा है ना, तो जब कोई हल नहीं बोले तो आप इनके लिए एक शर्त जान चुके हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो सकता है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। यही कंडीशन को अप्लाई कीजिएगा, और इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद a1 तो आपको पता ही है ना, b1 पता ही है, b1 नहीं कुछ समझ में आए तो यहाँ पे मल्टीपल में 1 साइलेंट रहता है, ठीक है, और c1 तो मालूम ही है। उसी प्रकार से a2 b2 और c2
करके आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे हमने इसको बताया उसी प्रकार से इसे भी बनाइएगा, तरीके से बनाइएगा, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।